प्रीवियस जो हम लोगों ने लेक्चर कंडक्ट किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसको हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी था। आज हम सेक्शन 22 को कंटिन्यू करेंगे। रिलेट करता है पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन एनी पर्सन। ये जो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली समन है क्या। समन को आसान अल्फाज में कहा जाता है नोटिस ऑफ द कोर्ट या नोटिस ऑफ द अथॉरिटी। इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर भी अगर किसी शख्स को कॉल करना चाहती है, रेवेन्यू ऑफिसर अगर किसी शख्स को बुलाना चाहता है, रेवेन्यू ऑफिसर ये समझता है कि किसी मकसद को हल करने के लिए, किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की अपीयरेंस जरूरी है, तो ऐसे में रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह से उस बंदे को बुलाएगा, किस तरह से उसको कॉल करेगा। क्या रेवेन्यू ऑफिसर किसी शख्स को कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता, इस तरह के सवालात के जवाब जो हैं वो सेक्शन 22 में मौजूद हैं। और अगर रेवेन्यू ऑफिसर किसी शख्स को कॉल करता है तो उस शख्स की क्या ड्यूटी है। क्या वो उसकी कॉल को एडमिट करते हुए उस जगह पर अपीयर होगा। अगर वो उस जगह पर अपीयर होगा तो क्या जो उससे पूछा जाएगा वो किस तरह से बयान करेगा। उसको अगर कोई चीज पेश करने को कही जाएगी तो वो चीज वो किस तरीके से पेश करेगा उस रेवेन्यू अथॉरिटी के आगे। ये जो सारे सवालात हैं इनके जवाबात सेक्शन 22 में मौजूद है। तो समन बेसिकली क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी है जिसके जरिए, एक ऐसा इख्तियार है जिसके जरिए कोई अथॉरिटी या कोई कोर्ट किसी पर्सन को कॉल कर सकती है ताकि वो उसके आगे चलते हुए मैटर को सॉल्व कर सके। तो सेक्शन 22 ये इख्तियार देता है रेवेन्यू ऑफिसर को। सेक्शन 22 की अगर हम इबारत पढ़ते हैं तो पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है किस चीज का, टू समन पर्सन्स, कि वो कॉल कर सकते हैं किसको, उन अशखास को, उन लोगों को, किन लोगों को जिनका वो जरूरी समझते हैं। क्या जरूरी समझते हैं, टू गिव एविडेंस, ताकि वो आए और आकर एविडेंस दें, एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, या वो आकर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें जिस एविडेंस की बेस पर और जिस डॉक्यूमेंट की बेस पर उसके आगे चलते हुए मैटर को डिसाइड किया जा सकता है। यहां पर अगर इसी इबारत में देखें तो समन के पर्पज को भी एलेबोरेट किया गया है कि बेसिकली समन का पर्पज क्या है। समन का पर्पज है ऐसे शख्स को या ऐसे अशखास को कॉल करना जिसकी अपीयरेंस किस मकसद के लिए जरूरी है, एविडेंस के लिए या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो रेवेन्यू ऑफिसर का ये इख्तियार है, रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी शख्स को कॉल कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर में समन, अब वर्ड में का इस्तेमाल हुआ, अगर यहाँ पर शेल का वर्ड इस्तेमाल होता तो इसका मतलब है रेवेन्यू ऑफिसर पर मैंडेटरी था कि वो उस शख्स को लाजमी तौर पर बुलाएगा। अब यहाँ पर वर्ड मे का इस्तेमाल हुआ है तो मे का वर्ड ये चीज क्लियर कट बताता है कि ये रेवेन्यू ऑफिसर का डिस्क्रिशनरी इख्तियार है कि वो अगर चाहे तो कॉल कर सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन, यहाँ पर पर्सन का जिक्र हुआ है, एनी पर्सन, किसी भी शख्स को। अब यहाँ पर कंडीशन क्या अटैच है, किस शख्स को कॉल करेगा, किसी भी शख्स में कुछ अशखास को एलेबोरेट किया है, किस शख्स को, जिस शख्स का वो ये समझता है, ये कंसीडर करता है या उसके जहन में ये बात या इस बात का इतलाक होता है कि फलां शख्स की अपीयरेंस इस मामले को
सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उसी मखसूस शख्स को कॉल करेगा जिसकी अपीयरेंस जरूरी होगी। तो रेवेन्यू ऑफिसर अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियार को, अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को बुला सकता है जिसकी अटेंडेंस, जिसकी अपीयरेंस, जिसकी मौजूदगी, वो रेवेन्यू ऑफिसर जो कॉल कर रहा है उस शख्स को, वो ये समझता है कि वो जरूरी है। किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि वो शख्स अपीयर हो और एविडेंस दे या डॉक्यूमेंट पेश करे, और उस एविडेंस और उस डॉक्यूमेंट की बेस पर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो कोई डिसीजन करे उस मैटर का, जो मैटर उसके आगे पेंडिंग है, या जो मैटर वो एडजुडिकेट कर रहा है, जो मैटर वो हेयर कर रहा है, जिस मैटर को उसने फाइनली डिसाइड करना है, जिस मैटर का उसने फैसला करना है, जिस मैटर को उसने कंक्लूसिवली डिटरमन करना है, जिस मैटर में उसने राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमन करना है, उस मैटर के फैसले के लिए अगर उसको किसी शख्स को कॉल करना पड़ता है तो वो उस शख्स को कॉल कर सकता है। वो शख्स आए, आकर उस मैटर के हवाले से कोई एविडेंस जो उसके पास है उसको पेश करे, और कोई डॉक्यूमेंट जो उसके कब्जा व तसर्रुफ में है वो उस डॉक्यूमेंट को उस मैटर के लिए उस रेवेन्यू ऑफिसर के आगे पेश करे। उस एविडेंस और उस मैटर को मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू ऑफिसर उस मैटर को कंक्लूसिवली डिटरमन करे। तो ये तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1, और ये बात कर रहा था रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियार की। अब जो हमारा दूसरा सवाल था, जो मैंने आपको बताया, इन सारे सवालात के जवाब सेक्शन 22 में मौजूद हैं, वो ये थे कि जिस शख्स को बुलाया जा रहा है, जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है कि वो आए और आकर एविडेंस दे, वो आए और आकर डॉक्यूमेंट पेश करे, उस शख्स पर क्या लाइबिलिटी है, क्या ड्यूटी है उस शख्स की? द पर्सन सो समन्ड, ऐसा शख्स जिसको रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, कौन से इख्तियार को? जो इख्तियार उसको 22(1) के तहत मिला है। मैं बार बार जो है सेक्शन इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके जहन में सेक्शन भी मेंशन रहे और आप एमसीक्यू का अच्छे से आंसर कर सकें। रेवेन्यू ऑफिसर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, कौन से इख्तियार को? 22(1) के तहत जो इख्तियार रेवेन्यू ऑफिसर को मिला है, जिस शख्स को कॉल करता है उस शख्स पर ये ड्यूटी बाउंड है। यहाँ पर अगर वर्ड आप लॉ की लैंग्वेज में पढ़ें तो द पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड, वो शख्स जिसको कॉल किया गया है, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बुलाया है, नोटिस सर्व किया है, समन सर्व किया है, उस शख्स पर ड्यूटी बाउंड है, लाजम है उस शख्स पर कि वो अपीयर हो। अब अपीयर उसने कब होना है? क्या वो अपनी मर्जी से अपीयर होगा? नहीं, इसका जवाब भी इस सेक्शन में मौजूद है। वो अपीयर होगा एट द टाइम, उस वक्त, एंड प्लेस, और उस जगह पर। रेवेन्यू ऑफिसर उस वक्त और उस जगह पर अपीयर होगा जिस वक्त और जिस जगह पर अपीयर होने का उस समन में मेंशन किया गया है, वो समन जो रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जारी किया था। अब उस शख्स ने किस तरह से अपीयर होना है? एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है आपसे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोड ऑफ अपीयरेंस जो है वो कितने किस्म के हो सकते हैं? तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई शख्स किस तरह से अपीयर हो सकता है। अब एक सबसे पहले मोड ऑफ अपीयरेंस क्या होना चाहिए किसी शख्स का, इसका आंसर लेने के लिए आपको समन को पढ़ना पड़ेगा कि क्या समन में ऐसा मेंशन तो नहीं है कि जिस शख्स को बुलाया जा रहा है उसने पर्सनली अपीयर होना है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का कहा गया है। अगर पर्सनल अपीयरेंस का
कहा गया है तो जिस शख्स को कॉल किया गया है उस शख्स ने पर्सनली ही अपीयर होना है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई चीज को मेंशन नहीं किया गया और उस शख्स को जिसको बुलाया जा रहा है उसको अलाउ किया गया है कि वो चाहे तो अपने अथोराइज्ड एजेंट के जरिए या लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए वो पेश हो सकता है, तो फिर वो लीगल प्रैक्टिशनर और अथोराइज्ड एजेंट के जरिए भी अपीयर हो सकता है। तो कोई भी शख्स दो तरह से अपीयर हो सकता है, एक पर्सनल अपीयरेंस है और दूसरी अपीयरेंस थ्रू अथोराइज्ड एजेंट है और अपीयरेंस थ्रू प्रैक्टिशनर है। तो लेकिन सबसे पहले उसको समन देखना पड़ेगा कि उस समन में क्या पर्सनली उसको कॉल किया गया है या वो अपने अथोराइज्ड एजेंट के जरिए भी अपीयर हो सकता है। अब इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को दे देता हूं कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर को ऐसा लगता है कि किसी रिकॉर्ड को चेक करना उसके लिए जरूरी है, किसी रिकॉर्ड की पड़ताल करना उसके लिए जरूरी है, किसी एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए वो पटवारी को समन सर्व करवा सकता है कि पटवारी अपने रिकॉर्ड के साथ रेवेन्यू ऑफिस में अपीयर हो। तो ऐसे में पटवारी अपने रिकॉर्ड के साथ, यानी कि पटवारी को इन पर्सन कॉल किया जा रहा है, तो ऐसे में पटवारी जो है वो अपने रिकॉर्ड के साथ आज खुद उस रेवेन्यू ऑफिसर के आगे अपीयर होगा और रेवेन्यू ऑफिसर के आगे उस रिकॉर्ड को पेश करेगा और रेवेन्यू ऑफिसर जिस तरह से चाहे उस रिकॉर्ड को पड़ताल करेगा। ये हो गए दो सवाल। एक, आप लोगों ने पढ़ा कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को जिसकी अपीयरेंस वो ये समझता है जरूरी है किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए वो बुला सकता है। दूसरा, जिस शख्स को बुलाया जा रहा है, जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है, जिस शख्स की अपीयरेंस को जरूरी समझते हुए समन सर्व किया गया है, उस शख्स पर ये लाजम है कि वो उस समन को ओबे करे और उस टाइम में पर जिस टाइम को मेंशन किया गया है समन पर और उस जगह पर जिस जगह को मेंशन किया गया है उस समन पर और उस रेवेन्यू अथॉरिटी के बिफोर जिस रेवेन्यू ऑफिसर को मेंशन किया गया है उस समन पर वो अपीयर हो। अब यहाँ पर है प्रोवाइजो क्लाज। अगर आप लोगों ने अपनी बुक को देखा होगा, मैंने आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था कि चंद लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है, इस्तिस्ना दी गई है, मुस्तस्ना किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से। वो कौन से अशखास हैं? सेक्शन 132 और 133 एलैबोरेट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के कि कौन कौन से अशखास को, कौन कौन से लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से। तो इसमें सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो है पर्दानशीन लेडी। अब पर्दानशीन लेडी है क्या? पर्दानशीन लेडी से मुराद ऐसी लेडी जिसको उसकी कस्टम्स इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो पब्लिक में अपीयर हो। तो अगर कोई लेडी पर्दानशीन लेडी है तो वो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट नहीं किया गया, ये पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन की बातें मैं कर रहा हूं कि पर्दानशीन लेडी को। हाँ, अगर कोई लेडी अपने आप को समझती है कि मैं पर्दानशीन लेडी हूं तो उसको ये बात अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर अराइज करनी पड़ेगी कि मैं, क्योंकि मैं पर्दानशीन लेडी हूं इस वजह से मैं पर्सनली अपीयर नहीं हो सकती। अगर वो ये बात अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर जो है अराइज नहीं करते, पहले अपीयर होते रहते हैं और बाद में वो कहती है कि मैं पर्दानशीन लेडी हूं, तो ये वाली बात नहीं एडमिट की जाएगी। ऐसी सूरत में अगर किसी ने पर्दानशीन लेडी वाली बात जो है अराइज करनी है तो उसको स्टार्ट में ही ये बात, ये मौकफ इख्तियार करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक पर्दानशीन लेडी हूं इस वजह से मैं पर्सनली अपीयर नहीं हो सकती, मुझे मेरी कस्टम इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं पर्सनली अपीयर हूं। एक ये है पर्दानशीन लेडी।
सेकंड है प्रिविलेज्ड पर्सन, ऐसा शख्स जिसको कानून ने इस्तिस्ना दे रही है, कानून उसको इजाजत दे रहा है इस बात की कि वो पर्सनली अपीयर नहीं हो, तो ऐसे शख्स को भी एग्जेम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से। इसी तरह से माइनर है, इसी तरह से एक्सट्रीम ओल्ड एज है, मेंटली अनफिट है, फिजिकली अनफिट है, तो ये वो अशखास हैं जिनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया। इसमें इडियट भी है, इसमें ल्यूनेटिक भी है। तो ल्यूनेटिक के लिए खास इंटरवल है, ऐसा टाइम जिसमें वो अपने हवास में नहीं होता, तो उस मखसूस औकात में उसको एग्जेम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से। अब तीसरी बात या तीसरे सवाल का जवाब जो मैंने शुरू में सवालात अराइज किए थे, सेक्शन 22 का सबसेक्शन 3 देता है। अब सेक्शन 22 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है? द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस। मैंने आप लोगों को बताया कि रेवेन्यू ऑफिसर का इख्तियार है कि रेवेन्यू ऑफिसर कॉल कर सकता है किसी भी शख्स को, लेकिन उस शख्स का इख्तियार नहीं है जिसको कॉल किया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से अपीयर हो या ना अपीयर हो। उस शख्स पर ये जरूरी है, मैंडेटरी है, लाजम है कि जिसको कॉल किया गया है वो अपीयर हो। इस अब कॉल पर जिसको कॉल किया गया है उसने उस कॉल की ऑबिडियंस करते हुए अपनी अपीयरेंस को उस जगह पर इंश्योर किया है। तो ऐसे में उस अपीयरेंस को इंश्योर करने के साथ साथ उसके ऊपर ये भी ड्यूटी है कि वो जो बात उससे पूछी जा रही है, जो डॉक्यूमेंट उसको पेश करने को कहा जा रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट उसके कब्जा व तसर्रुफ में है, वो जो डॉक्यूमेंट उसके इख्तियार में है, वो उसको उसी हालत में पेश करे जिस हालत में उसके पास वो मौजूद है। वो स्टेटमेंट उसी तरह से दे जो स्टेटमेंट सच है, यानी कि जो बात सच है और जो डॉक्यूमेंट जिस हालत में है वो उसी हालत में रेवेन्यू ऑफिसर के आगे पेश करे, ताकि रेवेन्यू ऑफिसर अपने मैटर को अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सके। तो ये सेक्शन 22 के 3 सब सेक्शंस हैं जो 3 मुख्तलिफ बातों को एलेबोरेट करते हैं, 3 मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हैं। एक बात करता है इख्तियार की, तो दूसरा सबसेक्शन बात करता है उस पर्सन की जिसको बुलाया जा रहा है कि वो लाजमी तौर पर अपीयर होगा, और तीसरा सबसेक्शन बात करता है कि जिस शख्स ने ऑबिडियंस की है उस समन की, उस पर यह भी लाजिम है कि वो जो पूछा जा रहा है वो सच बताए, और वो जो डॉक्यूमेंट उसको पेश करने को कहा जा रहा है वो दुरुस्त तरीके से, वो जिस तरह से उसके कब्जा में है उसी तरीके से पेश करें। इसी में प्रोवाइजो क्लास में बताया गया कि किन किन लोगों को, किन किन अशखास को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उन अशखास का भी जिक्र किया गया जिनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया गया। अब इससे आगे अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्शन 23 है। सेक्शन 23 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 23 बात करता है कि रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए समन को किस तरह से तैयार करना है, यानी कि समन के कंटेंट्स क्या होंगे, यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ समन क्या होंगे, कब कोई बुलावा एक प्रॉपर बुलावा समझा जाएगा, कब कोई नोटिस प्रॉपर नोटिस समझा जाएगा, कब समन को ऐसा समझ लिया जाएगा कि ये समन जो है वाकई ही रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से आया है। क्या रेवेन्यू ऑफिसर जबानी तौर पर किसी शख्स को बुलाएगा? क्या उस बुलावे में वो उस बात का जिक्र करेगा कि क्यों बुलाया जा रहा है उस शख्स को? या क्या उस बुलावे में, उस समन में ये बात मेंशन की जाएगी कि समन जो है किस टाइम पर उस शख्स को अपीयर होना है, किस जगह पर उस शख्स को अपीयर होना है, और क्या उस समन में ये बात मेंशन की होगी कि ये समन किसने जारी किया है? क्या जिस शख्स ने वो समन जारी किया होगा उसकी उस पर सील या स्टैंप होगी? क्या जिस शख्स ने उसको जारी किया उसके सिग्नेचर उस समन पर होंगे? इन सारे सवालात के जवाबात
सेक्शन 23 में मौजूद हैं। तो अगर हम सेक्शन 23 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 23 हमें इन सवालात के जवाब देता है। एवरी समन शैल बी इन राइटिंग, यानी कि कोई शख्स अगर किसी शख्स को आकर जबानी तौर पर कहता है कि जनाब तुम्हें कमिश्नर बुला रहा है, तो वो ये समझेगा कि ये मजाक कर रहा है, यानी कि समन सर्व नहीं हुआ, यानी कि समन प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ। समन के प्रॉपर होने के लिए किस चीज का होना जरूरी है कि जो बुलाया जा रहा है, जो बुलावा भेजा जा रहा है, वो इन राइटिंग हो। सेकंड, इन डुप्लीकेट, समन शैल बी इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट। और थर्ड वन, किस मकसद के लिए उस शख्स को कॉल किया जा रहा है, वो मकसद भी उस जो है समन में मेंशन हो, लिखा हुआ हो कि इस शख्स को इस मकसद के लिए बुलाया जा रहा है। क्या इस शख्स ने आकर एविडेंस देनी है, क्या इस शख्स ने कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है, तो वो मकसद उसमें मेंशन होगा। एंड शेल स्टेट द पर्पज फॉर विच इट इज इशूड। अब यहाँ पर सेक्शन 23 में आप लोग अगर एक चीज को बॉदर करें तो हर जगह पर शेल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये कंडीशंस लाजमी तौर पर पूरी करनी है। एवरी समन शेल बी इन राइटिंग और इन डुप्लीकेट, ये हर समन इन रिटन होगा, हर समन मकसद बयान करेगा कि किस मकसद के लिए उस शख्स को बुलाया जा रहा है, और उस पर साइन होंगे। एंड शेल बी साइंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, किसके साइन होंगे, वो रेवेन्यू ऑफिसर जो उसको जारी कर रहा है, उसी रेवेन्यू ऑफिसर की उस पर सील होगी, अगर उसकी सील मौजूद है। तो ऐसे में हर समन इन राइटिंग होगा, पर्पज बयान करेगा। इसको एक केस लॉ बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। मैंने क्लास में भी इस केस लॉ का हवाला दिया था, आपको रेफरेंस दिया था। अब भी मैं इस केस लॉ का रेफरेंस देता हूँ। पीएलडी 1952 रेवेन्यू बोर्ड का ये केस था, 552 इसका पेज था। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पीएलडी 1952 रेवेन्यू बोर्ड का ये केस था, 552 इसका पेज था। तो इसमें ये बात बताई गई थी कि समन के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो इसमें कौन कौन से कंटेंट्स का जिक्र किया गया था, सेक्शन 23 को मजीद अलेबोरेट किया गया था, सेक्शन 23 को मजीद जो है एक्सप्लेन किया गया था इस जो है केस लॉ में। सेक्शन 23 को जो है इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन की गई थी मजीद। अब इसमें क्या बताया गया था कि इन राइटिंग होगा, डुप्लीकेट होगा, पर्पस एक्सप्लेन करेगा, टाइम मेंशन करेगा, प्लेस मेंशन करेगा, डेट मेंशन करेगा, साइन होंगे और सील होगी उस रेवेन्यू ऑफिसर की, जो रेवेन्यू ऑफिसर वो समन सर्व कर रहा है। अब ये सारी कंडीशंस अगर समन में पूरी होंगी तो ये कंसीडर किया जाएगा कि जो बुलावा भेजा गया है, जो कॉल की गई है, जो बुलाया गया है, वो प्रॉपरली बुलाया गया है। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिस होती है तो वो समन प्रॉपर समन सर्व जो है प्रॉपर समन नहीं समझा जाएगा। दो चीजों की क्लियरेंस हुई, एक के रेवेन्यू ऑफिसर के पास इख्तियार है और दूसरा उस इख्तियार को उसने किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब तीसरा सवाल है, रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, अब उस इख्तियार को इस्तेमाल करने के बाद उस पैगाम को, उस समन को सर्व कैसे करना है, उस पैगाम को पहुंचाना कैसे है, उसकी इतला कैसे देनी है, किसी शख्स को किस तरह से ये पता चलेगा कि रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको समन सर्व किया है। इस चीज का जवाब हमें सेक्शन 24 देता है। सेक्शन 24 हमें एलैबोरेट करता है मोड्स फॉर द सर्विस ऑफ अ समन, मोड ऑफ द सर्विस ऑफ द। अगर हम इन जर्नल देखें, मैंने क्लास में भी ये एग्जांपल दी थी कि अगर किसी शख्स को इतला देनी है, हम में से कोई शख्स अगर किसी शख्स को इतला देना चाहता है तो वो किस तरह से इतला देगा, वो उस शख्स को पर्सनली मिलकर इतला देगा कि जनाब आपसे ये काम है या आपको मैंने ये बात बतानी थी।
या फिर अगर वो शख्स पर्सनली नहीं मिलता तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अगर उसका कोई मेंबर ऑफ फैमिली या फैमिली मेंबर मौजूद है तो हम उस फैमिली मेंबर को इतला देंगे कि फलां शख्स अगर आए तो उसको मेरा ये पैगाम जो है आप अरसाल कर दीजिएगा। तो इसी तरह से अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो उसका कोई दोस्त अहबाब, कोई उसका एजेंट मौजूद है तो हम उसके दोस्त अहबाब और एजेंट को इतला देंगे कि अगर आपका दोस्त आए तो आप अपने दोस्त को ये इतला दे दीजिएगा। मैंने जर्नली बताया था कि लॉ भी नेचर से हटकर नहीं होता, लॉ भी नेचर पर मौजूद है, लॉ भी नेचर को फॉलो करता है। तो मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन किस तरह से होंगे? आ समन इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर, समन को इशू किया रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, शेल इफ प्रैक्टिसेबल। अब यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल प्रैक्टिसेबल का क्यों किया गया है कि हो सकता है कि पर्सनली उस शख्स को ना मिला जा सकता हो, लेकिन अगर मिला जा सकता है पर्सनली तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि उस शख्स को पर्सनली इतला दी जा सकती है तो वो उस शख्स को पर्सनली सर्व किया जाएगा। प्रैक्टिसेबल बी सर्व ए पर्सनली ऑन द पर्सन टू होम इट इज एड्रेस्ड। जिस शख्स को बुलाया जा रहा है, जिस शख्स से वो समन मुखातिब है, अगर ऐसा मुमकिन है कि उस शख्स को पर्सनली मिलकर इतला दी जा सकती है तो समन उसको पर्सनली जो है वो पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो ऐसे में उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को भी समन सर्व किया जा सकता है। अगर ऑथोराइज्ड एजेंट को भी समन सर्व नहीं हो सका तो उसके अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को समन सर्व किया जा सकता है। लेकिन कौन से अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को? ऐसा अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली जो उस वक्त, जिस वक्त वो समन इशू किया गया, जिस वक्त वो समन सर्व किया जा रहा है, वो उस शख्स के साथ रहाइश पजीर है, जिस शख्स से समन एड्रेस कर रहा है या जिस शख्स को इतला देना मतलूब है। तो ऐसे में उसके अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को भी इतला दी जा सकती है। तीन तरीके का सेक्शन 24 का सबसेक्शन 1 एक्सप्लेन करता है। एक, कि अगर ऐसा मुमकिन है कि किस शख्स को कॉल किया जा रहा है, जिस शख्स को बुलाया जा रहा है, उसको पर्सनली इतला दी जा सकती है तो पर्सनली इतला दी जाएगी। अगर ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो उसके अथोराइज्ड एजेंट को या उसके अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को, जो उस वक्त, जिस वक्त वो समन जारी किया गया और जिस वक्त वो समन सर्व किया जा रहा है, उस वक्त उस शख्स के साथ रहाइश पजीर है जिस शख्स को बुलाना मतलूब है। सेक्शन 24 को फर्दर आगे जो है सेक्शन 24 के सब सेक्शन 2 में एलैबोरेट किया गया। इफ सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में जो जो तरीकेकार सर्विस पहुंचाने के बताए गए हैं उन तरीकेकार से सर्विस जो है वो पॉसिबल नहीं हुई, प्रैक्टिसेबल नहीं हुई, तो ऐसे में अगर सर्विस देनी है तो किस तरह से दी जाएगी? अब दो तरीकेकार, एक जो तरीकेकार सेक्शन 24 के सबसेक्शन 1 में, यानी कि पर्सनल सर्विस, सर्विस थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंट, सर्विस थ्रू अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली यूजुअली रिजाइड विद हिम, ये तीनों तरीकों से सर्विस मुमकिन नहीं हो सकी, सर्विस प्रैक्टिसेबल नहीं हो सकी, या जिस शख्स को इतला देनी थी उसने वो समन रिसीव करने से इनकार कर दिया। दो तरीकेकार है, या तो उसको इतला मिल नहीं सकी या उसने उस इतला को लेने से इनकार कर दिया। If service cannot be affected in a manner provided in subsection 1 or if the acceptance of service is refused, दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 24 के सबसेक्शन 2 को। एक के सर्विस नहीं हो सकी और दूसरा लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसे में सर्विस किस तरीके से की जाएगी? द समन में बी सर्व, तो समन को सर्व किया जाएगा किस तरीके से? बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ, उस समन की कॉपी को अफिक्स करके, चस्पा करके, चस्पांदगी करके, किस जगह पर?
at usual last known place of residence of the person to whom it is addressed, उसकी ऐसी जगह पर जहां पर ये बात क्लियर है कि लास्ट टाइम पर ये इस जगह पर रहाइश पजीर था। तो इसमें वर्ड इसको एलेबोरेट किया कई अथॉरिटीज में, तो उन्होंने कहा ऐसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर जिस जगह पर उस शख्स का आम औकात में गुजर बसर हो, उस जगह पर उसको चस्पा किया जाएगा, यानी कि चस्पांदगी की जाएगी और फिक्सेशन की जाएगी। लेकिन ये फिक्सेशन किस सूरत में की जाएगी? ऐसी सूरत में जब पहले वाला तरीकेकार जो है वो नाकाम होगा, यानी पर्सनल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं हो सकी, अथॉराइज्ड पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं हो सकी, अथॉराइज्ड एजेंट के जरिए सर्विस पॉसिबल नहीं हो सकी, अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली के जरिए पॉसिबल नहीं हो सकी, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वो ये चस्पांदगी वाला तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे और इसको किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर फिक्स करेंगे। अब जिस शख्स को बुलाया जा रहा है, जिस शख्स को कॉल किया जा रहा है, या रेवेन्यू ऑफिसर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जिस शख्स को बुला रहा है, वो शख्स उस डिस्ट्रिक्ट में रिजाइड नहीं करता जिस डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू ऑफिसर वो समन इशू कर रहा है। तो ऐसे में समन को किस तरह से सर्व किया जाएगा? मैं एग्जांपल देता होता हूं अक्सर क्लास में भी कि अगर उकाड़ा के कलेक्टर ने ऐसे शख्स को कॉल करना है जो लाहौर में रिजाइड करता है, तो किस तरह से उकाड़ा का कलेक्टर उस शख्स को कॉल करेगा? तो उकाड़ा का जो कलेक्टर है वो लाहौर के कलेक्टर को समन बाय पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू सर्व करेगा, और वो लाहौर का कलेक्टर उस लाहौर में रहाइश पजीर शख्स को उसी तरीके से समन सर्व करेगा जिस तरीके से उस उकाड़ा के कलेक्टर ने सर्व करना था। इसको भी हम पढ़ लेते हैं। If the person does not reside in a district in which the revenue officer is employed, and the case to which the summon relates has reference to land in that district, the summon may be served by sending it by post to the collector of the district in which that person has a residence. जिस डिस्ट्रिक्ट में उसकी रेजिडेंस है, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को वो समन जो है पोस्ट के जरिए सर्व किया जाएगा, और वो जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है उसको उसी तरीके से उसी मैनर्स से सर्व करेगा जिस तरीके से जिस मैनर से सर्व किया जाना जरूरी है, जिस तरीके और जिस मैनर से वो रेवेन्यू ऑफिसर सर्व करता अगर वो शख्स उसके इख्तियारे समात में उसकी जुरिसडिक्शन में रिजाइड करता होता। और इसी तरह से उस लैंड के करीब किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पर उस समन को अफिक्स किया जाएगा। बी क्लास इस चीज को एलैबोरेट कर रही है। तो सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 इख्तियार दे रहा है, सेक्शन 22 का सबसेक्शन 2 रेवेन्यू ऑफिसर के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उस शख्स पर ये ड्यूटी बाउंड कर रहा है कि वो अपीयरेंस हो, उसकी अपीयरेंस जरूरी हो, और तीसरी सबसेक्शन 3 जब वो अपीयर हो जाता है तो वो जो उससे बात पूछी जा रही है वो दुरुस्त बताए, सच बयान करे, और जो डॉक्यूमेंट उसको पेश करने के कहे जा रहे हैं वो उसी हालत में पेश करे जिस हालत में उसके कब्जा में है। सेक्शन 23 बता रहा है कि समन को किस तरीके से तैयार करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, किस समन को प्रॉपर समन समझा जाएगा। और सेक्शन 24 बता रहा है सर्विस ऑफ समन किस तरह से की जाएगी, किसी शख्स को इतला किस तरह से दी जाएगी। अगर किसी समन में एक से ज्यादा लोग मतलूब हैं, एक से ज्यादा लोगों को नंबरस पर्सन को कॉल किया जा रहा है और उन तमाम लोगों को पर्सनल सर्विस नहीं दी जा सकती, तो ऐसे में रेवेन्यू ऑफिसर किसी शख्स की ड्यूटी लगा सकता है कि आप लोग इसको इतला दे दें। जैसे आप नंबरदार की ड्यूटीज में भी ये बात पढ़ते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर उसको कह सकता है कि इन तमाम लोगों को इतला दें, और इस हवाले से वो प्रोक्लेमेशन भी कर सकता है, यानी इश्तिहार भी निकाल सकता है। और इससे हटकर इन एडिशन जो समन सर्व किया जाएगा वो बाय पोस्ट किया जाएगा, और सब्स्टिट्यूटेड सर्विस थ्रू प्रोक्लेमेशन किया जाएगा। अगर कोई शख्स अपीयर नहीं होता तो उसको
उसकी जो है इश्तिहार निकाला जाएगा ताकि उसको इतला दी जा सके। और जब ये तमाम तरीक़ेकार जो है प्रॉपरली समझ लिया जाएगा, ये तमाम तरीक़ेकार इख्तियार कर लिया जाएगा, ये तमाम तरीक़ेकार को अडॉप्ट कर लिया जाएगा और ये समझ लिया जाएगा कि रेवेन्यू ऑफिसर ये कंसीडर कर लेगा कि ये तरीक़ेकार अडॉप्ट कर लिए गए हैं प्रॉपरली, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर इस बात को प्रज्यूम कर लेगा कि वो शख्स जिसको इतला देनी थी उसको इतला मिल गई है और वो जानबूझकर अपीयर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अपीयरेंस उसकी नहीं होना, ऐसे में जो प्रिजम्पशन की जा रही है रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, ये कौन सी प्रिजम्पशन है? ये रिबाटेबल प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन की दो अकसाम है, एक रिबाटेबल प्रिजम्पशन और दूसरी कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। रिबाटेबल प्रिजम्पशन ऐसी प्रिजम्पशन जिसको बदला जा सकता है और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन ऐसी प्रिजम्पशन जिसको बदला नहीं जा सकता। तो रेवेन्यू ऑफिसर ये बात प्रज्यूम कर लेगा कि उस शख्स को इतला हो गई है और वो जानबूझकर अपीयर नहीं हो रहा, तो ऐसे में रेवेन्यू ऑफिसर उस मैटर को डिसाइड कर देगा। उस शख्स को फाइन भी कर सकता है, वो भी आप लोगों ने आगे पढ़ा। अगर वो शख्स अपीयर होता है और आकर कहता है कि मुझे प्रॉपरली सर्व नहीं हुए और वो इस बात को साबित कर देता है कि वाकई ही सर्विस ऑफ समन उसको नहीं हुई, तो ऐसे में वो जो रिबाटेबल प्रिजम्पशन है वो खत्म हो जाएगी और रेवेन्यू ऑफिसर नॉर्मल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम होता है, वो ये बात साबित करने में नाकाम होता है, तो वो जो रिबाटेबल प्रिजम्पशन है वो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे हटकर प्रोक्लेमेशन में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ड्रम बीटिंग ओल्ड मेथड है, ड्रम बीटिंग है। इसी तरह से अब जो नए जो मेथड इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो न्यूज़पेपर है, वो इश्तिहार है, वो जो है उसमें आप जो है सोशल मीडिया का भी शामिल किया जा रहा है। अभी तक शामिल नहीं किया गया, तो आने वाले औकात में शायद सोशल मीडिया को भी नए जो मामलात हैं उसमें शामिल कर लिया जाए। तो ये आप लोगों का था सर्विस ऑफ समन। इख्तियार है रेवेन्यू ऑफिसर का कि वो किसी भी शख्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों